तो ये जो यूजीसी का बुक है ये हिंदी में मैंने पहले दिया है, और मुझे लगता है कि यूजीसी का ये बुक अगर कोई पढ़ ले हिस्ट्री में तो फिर तुम लोग तो तुमने से कुछ लोग यूजीसी देता है तो इसको भी एक एडिशनल में रख सकते हो, इससे तुम्हारा काम हो जाए। और इसका इंग्लिश में मैं करवा रहा हूं तो इंग्लिश हो जाएगा, ये मेरे ही गाइडलाइन में है, क्योंकि बहुत एक गैप था और बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर यूजीसी में, और यूजीसी वाले को मैं कुछ दिन ही अलग से पा रहा था, तो अब ये बुक आ गया है, ये बुक से आप काम चला। तो बुक तो मैंने काम लायक आपको काफी बना दिया है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की हिस्ट्री में जरूरत नहीं है, शेष मैं पढ़ूंगा आप लोगों की जगह, आप लोगों को केवल पचाना है और खाना है। तो अब आप लोगों को मैं टाइम देना चाहूंगा, आज पहला है इंटरेक्शन है, बहुत लोग पहली बार हमसे मिल रहे हो, तो मन में हो सकता है तुम्हारी कुछ क्वेरीज हो जो मैं सॉल्व कर सकूं। यहां समझ गया, मोटे तौर पे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर क्या बात करूं, हमको तो बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, ना तुमको सिलेबस पता है ना टॉपिक पता है, मैं कुछ कहूंगा तो फिर वही होगा। तुमको क्या लगता है कि मेरे से हिस्ट्री करने के बाद भी तुमको हिस्ट्री किसी और से, अगर जिसने मुझसे हिस्ट्री कर लिया और किसी और की क्लास में अगर 2 दिन बैठ जाता है तो मुझे लगता है कि वो समझ ही नहीं पाया। हमारा पढ़ाने का ही तरीका अलग है ना, मार्केट का कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता। मेरा जो तरीका है, मुझे यहां से दुनिया से गुजरने से पहले किसी को सिखा के जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ ही चला जाएगा। तुम अभी 84 लाख योनि में भटक रहे हो, तुम एक दिन में 2 क्लास का, तुमको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए जो तुम हिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे हो। मुझसे पढ़ने के लिए लोग बहुत 5-5 वर्ष तक साध लगाते हैं। इस कक्षा में भी लोग होंगे जो 3 वर्षों से ट्राई कर रहे होंगे, तब जाके वो आज पढ़ने के से नहीं। तो हिस्ट्री का क्लास तो तुम जो हमसे पूछे कि भाई हम अमुक, हम आई डोंट मेंशन एनी नेम, तुमने किसी से पूछा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमको हिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ेगी, और जो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से दूसरा कोई पढ़ाएगा नहीं तो तुम क्या पढ़ोगे, इससे अच्छा तुम बुक क्यों नहीं पढ़ोगे। जैसे मैं बताता हूं, बुक में होता है ये चैप्टर, जैसे बुक में हो अमुक चैप्टर, लोग बुक पढ़ते हैं और बुक से उसको पैराफ्रेजिंग कर देते हैं कि देखो ये, तो मुझे लगता है कि उस पढ़ाई से बुक क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बुक में 10 पॉइंट से 5 काट के लाए हैं, और एक जगह बुक में पढ़ोगे तो 10 मिल जाएगा तुमको, और तुम्हारा दिमाग अगर ट्रेंड है तो हो जाएगा। तो तुम क्या है कि तुम्हारी नौबत अभी है कि कोई लिखता है आम तो तुम कहते हो आम, कोई कहता है इमली तो कहते हो इमली, खुद सोच नहीं पा रहे हो इसलिए पढ़ पा रहे हो। जिस खुद सोचोगे उस दिन शब्द की सीमा हो जाएगी। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो बोलो, कुछ पूछना है? हाँ यश। अरे कोई है माइक वाइक क्यों नहीं तुम दे रहे हो? इतना स्लो चलोगे तो कैसे होगा? तुम किसी तेज को दो, किसी नए बच्चे को, तुम बूढ़े हो रहे हो। प्रणाम सर। हाँ यस, खुश रहिए, बताइए सर। एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग की अप्रोच है वो क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट भी पढ़ता है, टीचर भी पढ़ रहा है, आईएएस अधिकारी भी पढ़ रहा है, आम आदमी भी पढ़ रहा है। यूपीएससी क्या चाहता है न्यूज़पेपर से? बैठ लीजिए। न्यूज़पेपर, थोड़ा साउंड बढ़ाना अंकुर। न्यूज़पेपर जो पढ़ने की विधि होती है, वो विधि जब तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर होगा तब न्यूज़पेपर की असली विधि सीख पाओगे। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, मेरे दिमाग में एक योजना भी थी, तो उसका टाइटल दूं कि हाउ जीएस ट्रैवल्ड दिस वीक, और एक वीक में पॉलिटी का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, करेंट का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन का जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट दे, जिसमें कम से कम फैक्ट हो, कम से कम फैक्ट्स हो, ज्यादा फैक्ट्स नहीं, क्योंकि इसी समय कुछ चीज पढ़ने की बात होती है तो लोग इंफॉर्मेशन पर चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में इतना है कि ईमानदारी से अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो 2.5 से 3 घंटे टाइम लगे, और 2.5 से 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम हुआ, उतना नहीं दिया जा सकता। तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग संपादकीय तो कम से कम 1 संपादकीय रोज पढ़ो, और जो करंट पर जैसे 4-5 संपादकीय है तो जो तुमको लगे कि करंट पर है, और जो ट्रेडिशनल तुम्हारी पढ़ाई है उसको चलने दो, और इधर करंट भी चलने दो। हम तो ये नहीं कर सकते जब ट्रेडिशनल तुम्हारा होगा तब तुम करंट पढ़ना, तो बहुत विलंब हो जाएगा। तो तुम इधर करंट चलने दो, इधर ट्रेडिशनल चलने दो, और कोशिश करो कि आने वाले समय में दोनों में 0 इन होता रहे। जैसे जैसे तुम्हारा पॉलिटी चल रहा, इकोनॉमी चल रहा, साइंस टेक चल रहा,
तो करंट अलग चल रहा, तो करंट को तब तक अलग रहेगा, लेकिन जिस दिन ये तुम्हारा हो जाएगा तो कोशिश करो कि उसको हम दोनों को जोड़ दें। और न्यूज़पेपर को तब तुम ये कर सकते हो कि हल्का सा न्यूज़पेपर देखा, जो इंपॉर्टेंट लगा उसको अंडरलाइन किया, एक आध न्यूज पढ़ सकते हो और सबको जमा करके एक सप्ताह में रख सकते हो। जो कई बार क्या होता है कि एक चीज एक ही तुम देखोगे एक टॉपिक पर 3 दिन 3 संपादकीय आया, उसमें रिपीटेशन है और उसमें एक संपादकीय बहुत अच्छा है और फिर आज भी पढ़ लिया, फिर कल भी पढ़ लिया, फिर परसों भी पढ़ लिया, तो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। तो 1 वीक के बाद देखोगे तो उस संपादकीय को निकालोगे, उसमें से 1 या 2 सेलेक्ट करके पढ़ लोगे, ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे बढ़िया ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़। अच्छा ठीक है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स पर ये सबसे बढ़िया आर्टिकल आया है, इसको पढ़ते हैं। चलो गवर्नर्स के रोल पर ये आर्टिकल इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, उन ऑथर का भी मैं नाम जानना हूं, अमुक जी हैं, सुभाष कश्यप का है, इनको मैं पढ़ लेता हूं। इससे क्या हुआ कि 1 वीक में थोड़ा करंट से तुम्हारा जुड़ाव रहा है, और करंट से अगर समझ के पढ़ोगे तब पढ़ने का मजा आता है, नहीं तो बोर हो जाता है। कोई भी चीज जो हम समझते नहीं है उसको पढ़ने में बोरियत बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो हिंदी न्यूज़पेपर का इधर मुझे बहुत आइडिया है, जो कि हिंदी न्यूज़पेपर मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स महकमे में देखता हूं उसमें तो मुझे लगता है कि दैनिक जागरण का शायद प्रचलन है। तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हालांकि हम हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, हम लोग के टाइम में टाइम्स ऑफ इंडिया का युग था, हिंदू तब महत्व नहीं पकड़ा था, हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट हैं। तो क्या है कि उस समय एक देखते थे हिंदी, चूंकि हम लोग के टाइम में हिंदी माध्यम में कोई तैयारी नहीं कर पाता था। मैंने हमें याद है कि हम लोग, चूंकि तुम लोगों के पास तो काफी संपन्न लोग हो गए हो स्टूडेंट में भी, हम लोगों के टाइम में था कि हम लोग बड़ा स्ट्रगलिंग स्टूडेंट लाइफ होता था, क्योंकि 1 किलोमीटर पर कोई ढाबा होता था, वहीं पर स्टूडेंट सब खाते थे, तो हम लोग भी जाते थे, खाते थे। यूनिवर्सिटी से भी होता था, तो उसमें क्या होता कि हम लोग जैसे जाते थे तो उस समय हमें याद है कि 2 स्टूडेंट हिंदी मीडियम में तैयारी करते थे, तो खाने के समय बच्चे बताते थे कि दोनों जो बैठे हुए हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। तो लोग अच्छा हिंदी मीडियम से, बुक वगैरह मिल जाता था, वो बेचारे चुपके ऐसे आते थे जैसे कोई अपराध कर रहे हो, अपना चुपचाप खाएंगे खा। तो उनको कोई पकड़ लिया, अच्छा बहुत सुनिए हिंदी मीडियम में आप हैं? हाँ हूं। तो क्यों? तो आप बुक कौन सा बुक पढ़ते हैं? तो मैं ये पढ़ता हूं। वो भी कन्नी काट के निकलने की कोशिश करते थे, ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। 90 में 20वां रैंक पर पहली बार हिंदी माध्यम का जब स्टूडेंट आया, 20वां रैंक पर 90 में 1990 में पटना से था। तब धीरे धीरे ये हुआ, और जब मंडलाइजेशन हुआ और जब रिजर्वेशन आया तब तो देखते देखते हिंदी माध्यम वाले छा गए। उसको तो 5th रैंक 10th रैंक 5th और 10th रैंक तो मुझे ही पढ़ाने का मौका मिला, अजय कुमार मिश्रा और लोकेश कुमार सिंह। और 9th रैंक पर जयप्रकाश मौर्य। तो 3 टॉपर देने का मुझे भी सौभाग्य मिला, 5, 10 और 9, और ये तीनों हिंदी माध्यम से। उसके बाद फिर हिंदी माध्यम का सितारा थोड़ा डाउन हुआ, फिर अप होता है, डाउन होता है, और आप लोग फिर अप कर दोगे क्या? अगर सोचने वाले प्राणी बन जाओगे तो अप हो जाए। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम सर। हाँ बोलिए। मेरी सर ये क्वेश्चन है सर कि मैं यहाँ पे सर आधुनिक भारत पढ़ा हूँ सर, जो थिंकिंग क्रिएचर बना हूँ सर, ये हम अदर जो जीएस लेवल है सर वहाँ पे हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं सर। इसके लिए सर हम सोच रहे हैं क्या सर यहाँ पे ये संस्था भी कुछ ऐसे पढ़ाने के लिए जीएस लेवल भी ला रही है क्या सर? देखो जनरल स्टडीज में अभी पढ़ाने का तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कुछ बंधे हुए हैं, क्योंकि मेरा 1-2 जुड़ाव 1-2 इंस्टीट्यूट जीएस के इंस्टीट्यूट से है, तो इसलिए अभी मैं पढ़ाने का तो कोई प्लानिंग आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं जहाँ जुड़ा भी हुआ हूँ वहां से मेरे मन में अंतर्द्वंद ये हमेशा होता है। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बदला, इसलिए मैंने तुमको बुरा लगा हो, इसलिए आई एम सॉरी। क्योंकि तुम अगर ढंग से हमारी पढ़ाई समझ जाओगे तो तुमको फिर अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इतना लिंक करके पढ़ने से लगता है सोच रहा हूँ, फैक्चुअल नहीं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बेस ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा और प्लस तुम उसको खींच पाओगे। तो ये जनरल स्टडी में भी होना चाहिए। मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ, दर्द को इसलिए महसूस करता हूँ कि जीएस टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क होता नहीं है। मतलब जैसे जीएस के जो टीचर्स हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं हो पाता, ये भी पता नहीं होता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। कई बार तो विचारों में भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, और बच्चा क्योंकि फ्रेशर होता है तो कहता है कि अमुक सर ने वो पढ़ाया था, अमुक सर ऐसा बोल गए। अच्छा बच्चे फैक्चुअल लेके चलते हैं, दोनों सर सही थे,
कोई सर गलत नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो एक पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, दूसरा दूसरे पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, और बच्चों का माइंड उतना डेवलप्ड होता नहीं है। तो मैं कई बार कहता हूं कि बच्चों की स्थिति क्या होती है, उस तबले की तरह होती है जिस पर सभी ताल घुटका के चले जाते हैं, वो भी घुटकता रहता है और अंत में उसकी आवाज ही नहीं पकड़ पाता कि मैं ये ताल पकड़ूं या वो ताल पकड़ूं या ये ताल पकड़ूं। ये गैप है, मैं इस बात को महसूस करता हूं, गैप है, और ब्रॉड एंड क्लियर। मुझे इस बात का कोई रिपेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैं ना तो यहां पर कोई पब्लिसिटी कर रहा ना प्रचार कर रहा। मेरा दिल का दर्द है कि जीएस में भी बच्चों को पुख्ता मिलना चाहिए। अब देखिए, दर्द लेके चला जाऊंगा या दर्द के निवारण के लिए कुछ करूं, ये अभी कह नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी समस्या है जो बड़ा पर्सनल चीज है। टाइम मैनेजमेंट से तुम क्या मीन करते हो? जीएस की क्लासेस और ऑप्शनल की क्लासेस। मेरा सजेशन है कि 2 क्लास से ज्यादा मत करना, थोड़ा टाइम ले लो। चार आज से, इससे पहले 3 कर रहे थे, तो क्यों ऐसा? तुम दोनों का तो आखिर कोचिंग का टाइम होगा ना। देखो, अच्छा, तो तुम मर्ज मत हो, तुम बोलो हम आगे करेंगे, छोड़ दीजिए। तुम बोलो हम नहीं मर्ज हो रहे हैं। मैनेजमेंट को तुमको इतना अधिकार बनता है, जैसे अगर तुमको मैंने दाखिला ली और टाइम बताया कि 8:30 से 11 तक मैं लूंगा, तो अगर मैं टाइम को 8 बजे करता हूं तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम काउंटर करो और फिर मुझे बदलाव करना पड़े, क्योंकि मैंने तुमको एडमिशन जिन शर्तों पर लिया है वो शर्त पालन करना हमारा कार्य बनता है। लेकिन तुम अगर ये कहोगे कि सर नहीं 8:30 से 11 नहीं आएंगे हमारा टाइम, तो ये तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि हमने तो इसी टाइम में एडमिशन लिया है ना तुम्हारा। तो मतलब यह है कि जीएस में जहां तुम हो, अगर वो बैच मर्ज हो रहा है तो तुम मैनेजमेंट से जाके हम्बल रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसा है कि मेरी जो दिमागी क्षमता है, क्योंकि देखो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, एक तो ये है कि थोड़ा दिन अगर हिस्ट्री मेरे साथ कर लोगे तो तुम जीएस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये तुम देखना 2 महीने के बाद, ये मेरी आश्वासन नहीं है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई असहमति लगे तो आगे बताना कि सर आपने गलत कहा था, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स और टीचर का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिलेशन में विश्वास करता हूं, मैं कोई चोचलेबाजी में विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप जाइए और उस मैनेजमेंट के सामने रिक्वेस्ट करिए कि सर हम 2 क्लास से ज्यादा नहीं कर सकते, कि ऑप्शनल का क्लास हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल ऑनर्स लेवल का होता है। ऑप्शनल का अभी तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? ये तो इसके लिए बहुत ही आइडियल टाइम। तो आप कहिए कि एक ऑप्शनल का मेरा क्लास है, चाहे जहां आप कर रहे होंगे उनका भी तो ऑप्शनल चल रहा होगा, तो कोई ना कोई ऑप्शनल के उनके भी तो बच्चे होंगे। वैसी स्थिति में आप ये कहिए कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें आप एक ही क्लास दीजिए, और जहां मर्जर की बात है तो हम इस मर्जर में शामिल नहीं, आप हमको अगला बैच कर दीजिए, हो गया प्रॉब्लम सर। इतना तो हमको लगता है वो कोऑपरेट करेंगे आपसे। हेलो सर, प्रणाम। हाँ सर, इस साल जो पीटी के तुम पर भी आ रहे हैं, हाँ तुम पर भी आ रहे हैं। हाँ सर, इस साल जो पीटी का क्वेश्चन देखा जा रहा है, हाँ। तो सर इसमें जो बेसिक हो या सर एवरेज क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, सर तीनों को लेकर इसका मतलब इसमें जो लड़का जो एग्जाम हॉल या सर जो रूम पे जो वो पीटी का क्वेश्चन कर रहा है, जिसको देखकर सर प्रेशर में लड़का ना आए, सर उसको लेकर क्या अप्रोच अपनाना चाहिए? देखो, प्रेशर में तो आओगे, प्रेशर का कोई रास्ता नहीं, लेकिन इतना प्रेशर में ना आ जाओ कि परफॉर्मेंस खराब हो। जैसे देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम बिंदास हैं, लेकिन अगर कोई हमें ये कह दे कान में कि ये सब इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, इस पर आपका भविष्य निर्भर है, इनके सेटिस्फैक्शन पर, तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। कोई आदमी आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, आप प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, कोई कान में कह दे ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं और तुम्हारे निगोशिएशन में, तो उसी समय आपका रंग ताल बदलने लगा, कैसे इसको इंप्रेस करें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जिस समय अटैचमेंट होता है तो प्रेशर होता है, क्योंकि जब आपको अटैचमेंट होता है तो खोने का भय होता है कि कहीं मैं फेल ना कर जाऊं। अब मेरा एक स्टूडेंट था, अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया था,
मतलब ठीक था, इसमें भी हमने कितना किया, 95। तुमने सी सेट में कितना किया, 42। पहली बार दे रहा था, हम बोले तुम्हारा हो गया। सर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, बिलीव नहीं होता। फिर दूसरे दिन आया, बोला कि सर एक डर हो रहा है। क्या? तो शायद जो मैंने वहां फिल किया था कहीं उसका सीरियल तोड़ तो नहीं दिया होगा, मैंने 13 का 14, 14 का 15 कलर करने में गलती तो नहीं की होगी। हमने कहा कि देखो तुम्हारा अटैचमेंट इस एग्जामिनेशन से इतना है कि तुम्हें फियर होगा, जिसके प्रति अटैचमेंट होता है उसको खोने का भय होता है। तो प्रेशर का कोई निजात नहीं, लेकिन प्रेशर इतना ना हो जाए कि परफॉर्मेंस खराब हो जाए। थोड़ा प्रेशर तो अच्छा भी होता है, उससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। आज तक कभी हम लोग बिना प्रेशर का कोई एग्जामिनेशन नहीं दिए, तुमको क्या समझाऊं। हाँ, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक चीज हम पालन करते हैं, हम लोग इसमें ऑप्शनल था ना, तो थोड़ा सा अपना विषय था, जीएस की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि जीएस में अगर हालांकि वहां भी क्वेश्चन हो जाता था 90 क्वेश्चन, हम लोग का 150 होता था, लेकिन ऑप्शनल में इतना बुलंद रहता था। 2.5 मार्क्स के ऑप्शनल के क्वेश्चन 1 मार्क्स का जीएस का होता था, तो अपना राज तो ऑप्शनल का होता था। फिर भी मैं सेंटर पर जाता था, देखता था बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, कोई गड्ढे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई सामने पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ रहे हैं, और हम बिंदास घूमते रहते थे। हमको लगता था कि अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत डरे रहते थे, बहुत ज्यादा डर हमें भी लगता था, लेकिन मैनेजेबल था। तो अगर डर मैनेजेबल हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक रिक्वेस्ट करने चाह रहे हैं आपसे, हाँ, कि जो जीएस का परफॉर्मेंस गिर रहा है इस समय, उस हिसाब से ऑप्शनल तो मदद कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है ये ले आकर एकदम किनारे पे खड़ा कर रहा है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक सीरीज आप यूट्यूब पे शुरू करें या एक लेक्चर ही बना दें कि जीएस के सब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि यूपीएससी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा है तो इंस्टीट्यूट को ये नहीं बता रहा है कि वो सब्जेक्ट पढ़ाना क्यों चाह रहा है। यूपीएससी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सब्जेक्ट समझने में दिक्कत है। मैंने एक सीरीज शुरू किया जिसमें मैंने ऑप्शनल के बारे में, वो है एग्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज। इसमें मैं नियमित देता रहूंगा और जहां तक हो सकेगा मैं सजेशन दूंगा। मैं एक ही बात आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि आप अपने नॉलेज को इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर लाइए, चाहे कोचिंग संस्थान की सहायता से ला सकते हो या अपने आप से ला सकते हो, जहां से भी आप ला सकते हो आप उन सहायता से लाइए। और एक तो आपको करना ही पड़ेगा कि अभी जो मार्केट का पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न है, उस पैटर्न को तोड़ के आगे निकलना होगा। ये पैटर्न तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स में भी इतना हाहाकार मचा तो मुझे आश्चर्य हुआ, यक्ष प्रश्न की तरह कि भाई लोग अपने आसपास मरते देखते हैं, फिर क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। ये तो होना ही था, क्योंकि आप जब उस तरीके से तैयारी कर ही नहीं रहे जो एग्जामिनेशन का डिमांड है, तो ऐसे में तो होगा। तो वो तो खैर मैं अपने स्तर से एग्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज चलाता रहूंगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग थोड़ा सा तरीका को बदल लीजिए। नहीं सर, वही हम जानना चाहते हैं कि जैसे अगर सब्जेक्ट कोई पढ़ाना चाह रहा है, अगर हमें मान लीजिए सोसाइटी पढ़ाना है, तो वो सोसाइटी हमें पढ़ाना क्यों, हमें पहले ये बताइए। यूपीएससी क्यों, अगर ये सोसाइटी पढ़ाना चाह रहा है तो क्यों पढ़ाना चाह रहा है, उसका अप्रोच क्या है उसको पढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही जायज है और मैं इसका ध्यान रखते हुए अपने यूट्यूब लेक्चर पर इन सारे प्रश्नों का, क्योंकि अभी जवाब देना तो संभव नहीं है, यूट्यूब लेक्चर पर इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूं। बस सर एक अगर आप यूट्यूब लेक्चर में भी बना दें इसको कि ये सब्जेक्ट्स अगर जितने सब्जेक्ट्स बने हैं, ये मेरा प्रॉमिस है कि हम जरूर करें। ठीक है सर, यही रिक्वेस्ट हम उस दिन भी किए। तुम्हारा क्या प्रश्न? हाँ सर, एक सवाल और था। हाँ, जैसे इसने कॉम्बिनेशन जो दिए जीएस पेपर के, वो क्यों बनाया है। जैसे फर्स्ट पेपर में इसने दिया आर्ट एंड कल्चर को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी और सोसाइटी को, ये क्यों दिया। देखो एक्चुअली है ऐसा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने जो डिवाइड किया है पेपर वाइज वो लॉजिकल है, ऐसा कुछ लॉजिक उसमें नहीं लगाया, लेकिन उसने कोशिश ये करी कि हम इतने सारे सेगमेंट 4 पेपर में समेट लें जो डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन हो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस पर, ये अभी करेंगे तो विषयांतर हो जाएंगे, इसके लिए आपको एनसीएफ 2005 हमको बताना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 क्या था, नेशनल एजुकेशनल करिकुलम, जो अब फिर 2020 में एक नेशनल एजुकेशन करिकुलम ये गवर्नमेंट लाई है, ये कितना पालन कर पाएगी। एनसीएफ 5 यूपीए 1 ने लाया था, जो कांग्रेस की सरकार आई थी। तो एनसीएफ, हाँ, तो उसमें जो 2005 में जो एनसीएफ लाया था
तो वो 2005 के एनसीएफ से आपका पूरा सिलेबस गाइडेड है, मैं कभी यूट्यूब में आपको बता दूं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या है, पहले तुम्हारा ही क्वेश्चन कर दूं। हाँ 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 भावी रणनीति प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, सारे विषयों का तुम वाइडर नॉलेज 2 चीज पर कमांड करो। एनसीईआरटी को चाट लो, बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाए। उसके बाद तुम करेंट को वेहेमेंटली फॉलो करो, करेंट को 1-2 तुम लेक्चर का भी सीरीज, लेक्चर का जैसे आपका राज्यसभा टीवी वगैरह का उसको फॉलो करो और करेंट को फॉलो करो। तुम कोशिश करो कि तुम्हारा सोचने का अंदाज वाइडर हो। अगर वो हो जाएगा तो प्रीलिम्स चाहे वो कैसे भी, अगर स्टूडेंट्स कहां से लेंगे, इंडिया से लेंगे ना, सिंगापुर से तो नहीं लाएंगे। और जैसे 1105 सीट था तो उनको आखिर लेना पड़ा ना, 14,624 स्टूडेंट्स को लेना पड़ा, तो लेंगे तो आप ही से। तो आप में से कोई, ऐसा नहीं कहूंगा किसी को कोई ज्यादा परेशान होगा, कोई कम परेशान होगा, कोई जो जिसका लेवल ऑफ नॉलेज आगे होगा वो अनुमान से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर देगा। तो नॉलेज लेवल को बढ़ाओ और कोई चारा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका एक स्लोगन है रीड और फील एंड थिंक, तो रीड कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं और थिंक कैसे करते हैं? रीड, फील और थिंक का मेरा मतलब यह हुआ कि जैसे हम सुनते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण संकट पढ़ते हैं और फील ही नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर्स के बिल को विथहेल्ड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर एक डेमोक्रेसी में काउ लिंचिंग होती है जो सोशल इश्यूज है, या एक डेमोक्रेसी में ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात होती है, एक डेमोक्रेसी में वुमेन्स के राइट की बात होती है, आप देखते हो कि भाई वुमेन्स पर असॉल्ट होता है या इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो न्यूज पढ़ते हैं, उसको डेटा बना के या केवल कोई एक लॉज का लेजिस्लेशन होता है उसको हम करेंट अफेयर के रूप में ले लेते हैं। हम एक सिटीजन के रूप में पहले सोचें, अगर हम सोचेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे तो याद ज्यादा रहे, माने उसके दर्द को महसूस करें कि देखिए डेमोक्रेसी ध्वस्त होती है तो क्या होती है। जैसे कई बार तुम देखोगे कोई इंटेलेक्चुअल आर्टिकल लिखता है तो लगता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट लिखा है उसने कि भाई देखिए गवर्नर्स का जो रोल है इस तरह हो रहा है, ये कैसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, या कहीं पर देखता है कि भाई इस्लाम किस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देश में फैल रहा है, उसे कैसे देश की एकता और अखंडता पर खतरा हो सकता है। तो ये अगर हम एक स्टूडेंट के नाते फील करें, जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फील कराऊंगा। आप जैसे चर्चिल का एक लेक्चर मेरा देखिए, जो मैंने इसको एक अति भी दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चर्चिल, तो आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप फील कर रहे हैं ये चर्चिल क्या बोलता है कि भाई हम जान रहे हैं कि ब्रिटेन हमको ध्वस्त कर सकता है, लेकिन हमको ध्वस्त होने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम सरेंडर तो नहीं कर सकते। सर गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आर्य मलिक, और मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका होता है उनका स्पेशल रूप से जब इंटरव्यू होता है तो जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सीधे सीधे सिलेबस से कनेक्ट होते हैं और ना ही उसमें फैक्ट बेस ज्यादा आते हैं, इस तरह घुमाकर पूछते हैं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करें सर उनको क्वेश्चन को, क्योंकि आजकल आप भी मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप भी ऐसे देख रहे होंगे कि कई बच्चे आप सवाल पूछते हैं और वे मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छे होते हैं लेकिन उसमें इंटरव्यू में उस तरह के सवालों को हैंडल नहीं कर पाते। देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, कई क्वेश्चन आपको सिर्फ रेस्पॉन्स लेने के लिए पूछते होंगे, मतलब उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप जवाब ही दो, आपसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो आपका एक खास लेवल ऑफ नॉलेज हो जाता है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वो पूछते हैं तो आपका रिस्पॉन्स सही ही आएगा। मतलब प्रीलिम्स को लेकर आप अभी बहुत गंभीर मत हो, जब मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन खुद सॉल्व होने लगेगा। तो प्रीलिम्स में वो क्या पूछेंगे, वो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कोई ऐसा ही पूछेंगे जो आपके मेंस के नॉलेज से ही निकल कर आता है। तो प्रीलिम्स के लिए आप बहुत मत करिए। हम लोग तो मॉक इंटरव्यू में लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के कौतूहल फैलाने के लिए, या तो करंट में कोई किस पर्सनालिटी का इश्यू होता है, या अगर ट्रेडिशनल भी लेते हैं तो कुछ ऐसी मुद्दे उठाते हैं जिसमें इस बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे आपका हिस्ट्री का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, हिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हो, हिस्ट्री का मतलब सड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है क्या, अगर है
तो क्या कैसी हिस्ट्री आपके लाइफ में उपयोगी है, आप एग्जाम्पल से बताओ कैसी हिस्ट्री आपके लाइफ में उपयोगी है। तो ये सब समझ तुमको मेंस पढ़ते हुए आ जाएगी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं। अब हेलो नमस्ते सर, मेरा नाम अमन है। हाँ नहीं, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको बुला लोगे ना, क्योंकि अभिनव को भी, क्योंकि अब 10 बज गए, लोग 1 घंटे उनके साथ इंटरेक्ट कर लें। अब मेरा काम कल से शुरू होगा, क्या इनका प्रश्न का जवाब दे। सर करेंट अफेयर्स के लिए आप बता रहे थे कि मतलब 5-6 दिन का पहले जमा कर लो कोई भी आर्टिकल का आता है तो जैसे सब कंफ्यूज रहता है कि हिंदी के लिए कौन सा हिंदी के लिए न्यूज़पेपर पढ़े या इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़े। तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हिंदू से बढ़िया, तो द हिंदू से बढ़िया तो कोई न्यूज़पेपर नहीं। तो सर आप इतना सारा बुक निकाले हैं तो एक मैगजीन भी निकाल दीजिए जिससे बड़ा मुश्किल का काम, जिससे आसानी हो। द हिंदू से बढ़िया कोई नहीं। वो बहुत इन्वॉल्व होकर काम करता है, लेकिन उसको पढ़ना हिंदी मीडियम के बच्चों के थोड़ा डिफिकल्ट है। हिंदू का कोई विकल्प नहीं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा चेयर पीछे तो हम कल से अब शुरू करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों से मैं टॉपिक क्या डिस्कस करूं, क्वेश्चन आंसर क्या डिस्कस करूं, वही है कि अभी अब पतलून ही जब ठीक से नहीं बंधी है तो क्या कोट पहना हूं। तो जब मैं फाउंडेशन से शुरू करूंगा, आ जाओ। देखिए मतलब 22 वर्ष का ये बालक IAS अधिकारी बन गया, ये कहां तक जा सकता है सोच लो। तो इसलिए मैं इससे मिलवाना आप लोगों को मुनासिब समझा कि भाई ये आप लोगों को एक नई ऊर्जा देगा, और हम भी इससे काफी इंप्रेस्ड हुए, क्योंकि इसका जो देखो, इसको हमें पढ़ाने का, जैसे ये मेरा जब से मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, उसी समय मैंने शुरू किया था, तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था, और बड़ी ईमानदारी पूर्वक इसने जो महसूस किया और जो चेंजेस समझा, जिसको तुम लोग को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, इसको इसने आत्मसात किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में किया। सेकेंड पेपर में इसको 180 मार्क्स, अगर प्रोपोर्शनेटली अगर फर्स्ट पेपर में इसको ऐसा मार्क्स आ जाता तो आप यही समझ लीजिए ये इसको 330-335 मार्क्स भी हो सकता था हिस्ट्री। 180 मार्क्स सेकेंड पेपर में इसका है, लेकिन फर्स्ट पेपर में एक्चुअली पता नहीं क्या संजोग हुआ, थोड़ा मैथ भी थोड़ा ये हो गया, तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन लिखा, तो खैर थोड़ा सा तुम लोग शेयर करो आज मैं इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मिलवाने से तुम लोग जो खासकर जो अभी आए हो तैयारी करने, उनके लिए एक नया मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, इसको देखो, और अब मैं बीच से निकल जाता हूँ, आप लोग डायरेक्ट बातचीत करो।